दोस्तों, आज की कहानी है प्यार या बलात्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। वैष्णवी आज पुलिस स्टेशन पर बैठी हुई है और एक महिला पुलिसकर्मी उसके बयान दर्ज कर रही है। उसका सारा चेहरा जख्मों से भरा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर दांतों द्वारा काटने के निशान हैं। महिला पुलिसकर्मी वैष्णवी को देखते ही समझ जाती है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जब वैष्णवी उस बलात्कारी का नाम बताती है तो वो रिपोर्ट दर्ज करने से भी मना कर देती है। इस बात पर वैष्णवी की सहेली पूजा, जो कि एक डॉक्टर भी है, उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ? क्या आपको इसकी हालत देखकर नहीं लग रहा कि बलात्कार हुआ है? वो महिला पुलिसकर्मी, जिसका नाम सुनीता है, कहती है, कौन कहेगा इसे बलात्कार मैडम? पति का पत्नी को प्यार करना कोई बलात्कार माना जाता है क्या? ये बात सुनकर पूजा को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अब गुस्से में वैष्णवी का आंचल हटा देती है और उसका शरीर दिखाते हुए कहती है, ये देखिए दांतों के निशान, क्या ये आपको प्यार लगता है? सुनीता उसकी गर्दन और जहाँ तक सूट के गले में शरीर दिख रहा है वहाँ तक देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी चमड़ी दांतों से पूरी तरह कटी हुई है और कहीं कहीं से तो खून भी रिस रहा है। वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहती है, प्लीज आप इसे दुपट्टे से ढक दीजिए। अब पूजा कहती है, क्यों, आपसे इसके जख्म देखे नहीं जा रहे? सोचिए जरा, ये बेचारी तो हर रोज चुपचाप सहन कर रही है, क्या अब भी आप इसे प्यार कहेंगी पति का? सुनीता की आंखें भर आती हैं और वो उसे बयान देने को कहती है। वैष्णवी, जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी, वो लड़खड़ाती हुई जुबान से अपनी दर्द भरी कहानी बताना शुरू करती है। 18 साल की उम्र में ही विवाह हो गया वैष्णवी का, वो भी खुद से 8 साल बड़े लड़के से। मासूम सी वैष्णवी, जो अभी तक कुछ भी नहीं जानती थी, वो ब्याह कर पहुंच गई अपने पति के घर। घर में उसका पति अनिल, उसकी बूढ़ी सास और ससुर थे और अब वैष्णवी आ गई थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुराने हीरे के व्यापारी जो थे उसके ससुराल वाले अनिल, जो एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद थी, उसमें तरह तरह के अवगुण भरे हुए थे। पहली ही रात वो वैष्णवी के करीब शराब पीकर आया। होश में न होने की वजह से उसे वैष्णवी की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। वैष्णवी आज एक फूल की तरह मसल दी गई, लेकिन कहे भी तो किसे, क्योंकि समाज की नज़रों में तो ये मिलन की रात, सुहागरात जो थी, ये अब एक रात की ही नहीं बल्कि हर रात की बात हो गई। अनिल ने आज तक कभी भी वैष्णवी से सीधे तरीके से बात तक नहीं की, बस एक मशीन की तरह अपना मतलब पूरा किया और सो गया। धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगा, लेकिन अनिल के स्वभाव में जरा सा भी अंतर नहीं आया। वैष्णवी ने एक दो बार ये सब अपनी सास को कहा भी तो उसे ये कहकर चुप करा दिया गया कि तुझे हम ब्याह कर किस लिए लाए हैं, इसलिए ना कि तू हमारे बेटे को प्यार करे। अब बेचारी वैष्णवी भी खामोश हो जाती। उसकी बचपन की दोस्त पूजा ही एकमात्र उसका सहारा थी, जिसे वो अपने दिल की हर बात बताया करती थी। उसने बहुत बार वैष्णवी को समझाया कि अनिल को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन हर बार वैष्णवी का एक ही जवाब होता कि मैं अब अपनी उस सौतीली माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। वक्त के साथ अनिल और भी ज्यादा अत्याचार करने लगा। एक रात जब वो रात के 12 बजे घर पहुंचा तो बिल्कुल भी होश में नहीं था। वैष्णवी, जो सुबह से ही आज बुखार में तप रही थी, उसने आज पहली बार उससे संबंध बनाने के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनिल, जिसे ना सुनने की आदत नहीं है, वो इतनी सी बात पर अपनी बेल्ट निकालता है और उसकी कमर पर लगातार मारता है। इतने पर भी जब दिल नहीं भरता तो उसे 2-4 थप्पड़ भी जड़ देता है। अनिल वैष्णवी से कहता है, तू पत्नी है मेरी, जब मैं चाहूँगा तब तुझे करना पड़ेगा। ये कहकर वो बुरी तरह से वैष्णवी का बलात्कार करता है। उसके बाद खुद तो थककर सो जाता है, लेकिन बेचारी वैष्णवी पूरी रात रोते हुए बिता देती है। इस तरह धीरे धीरे अनिल के अत्याचार भी बढ़ने लगे और फिर एक दिन पता चला कि वैष्णवी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इसे पूरा आराम करवाया जाए। बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जाए। सभी घर में बहुत खुश हुए और सास तो बार बार नजर उतारती। अब सभी के बाहर जाने के बाद अनिल वैष्णवी के पास कमरे में आया और बोला,
वैष्णवी, मुझे माफ़ कर दो। अभी तक जो भी हुआ वो भूल जाओ। अब से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में रख दूंगा। वैष्णवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज पहली बार उसने अपने पति को उससे प्यार से बात करते हुए देखा था। अब वो मन में सोचने लगी, चाहे इस बच्चे के लिए ही सही, कम से कम मुझे इनका प्यार तो मिला। इस तरह उसने भी अपनी पुरानी बातों को भूलकर अनिल को माफ कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन अनिल रात के 1 बजे घर आया। उसने आज एक बार फिर शराब पी हुई थी। वैष्णवी गहरी नींद में सोई हुई थी कि अनिल उसकी चादर हटाकर फेंक देता है। वैष्णवी हड़बड़ाकर उठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ जी? तेरा पति घर आया है और तू उनकी सेवा करने की वजह पर सो रही है बेशरम। अनिल उसे गुस्से में बोलता है। वैष्णवी अब उसे कहती है, जी बताइए आपको क्या चाहिए? ये कहकर वो उठने लगती है कि तभी अनिल उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, मुझे इस समय सिर्फ तू चाहिए मेरी जान। ये कहकर वो वैष्णवी के करीब आने लगता है, लेकिन वैष्णवी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि डॉक्टर ने मना किया है। अनिल अब उसे अपनी ओर करते हुए कहता है, देख ज्यादा नखरे मत दिखा। हर रोज तेरी बात मानकर बाहर पैसे देकर जा रहा हूँ, लेकिन आज बाहर कोई बढ़िया वाली मिली नहीं, इसलिए तेरे पास आया हूँ। अनिल की ये बात सुनकर वैष्णवी हैरान हो जाती है। उसे ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अनिल बाहर और औरतों के पास भी जा सकता है। अब वो कांपती हुई आवाज से पूछती है, जी ये क्या कह रहे हैं आप बाहर और औरतों के पास भी जाते हैं? जब तुम मुझे खुश नहीं रखेगी तो बाहर तो जाऊंगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनिल ये कहकर अब फिर से वैष्णवी के करीब आने लगता है, लेकिन वैष्णवी उसे कहती है, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का तो सोचिए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना है, इससे मेरी तबीयत खराब हो सकती है। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन अनिल उसे बालों से खींचकर बिस्तर पर धक्का दे देता है। आज एक बार फिर से वैष्णवी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो रही थी। जब वो विरोध करती तो उसे एक थप्पड़ जड़ दिया जाता। उसकी चीखों की आवाज रात के सन्नाटे में उसके सास ससुर के कमरे तक जा रही थी। ऐसा नहीं कि पहले उसकी आवाजें उनके कानों तक ना जाती हों, लेकिन पहले उन्हें ये पति पत्नी के बीच की बात लगती थी, इसलिए अनदेखा कर देते थे। लेकिन आज सवाल उनके आने वाले पोते या पोती का है, इसलिए वो भी तड़प गए। उसकी चीखे की आवाज सुनकर वे दौड़कर उनके कमरे के दरवाजे तक आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अनिल सुनकर भी अनसुनी कर देता है और सारी हदें पार कर देता है। इतनी बुरी तरह जबरदस्ती के बाद वैष्णवी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में एक तो पहले से ही कमजोरी है, ऊपर से तीसरा महीना चल रहा था। ऐसे में अनिल के द्वारा इतनी बेरहमी से बलात्कार करना उसकी हालत को और भी ज्यादा दयनीय बना देता है। अब अनिल दरवाजा खोलता है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। वैष्णवी की सास जब कमरे में आती है तो उसकी हालत देखकर अंदर तक कांप जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसका पति नहीं, कोई जल्लाद इसके कमरे से बाहर निकल कर गया हो। वैष्णवी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान भी हैं। आज पहली बार उसकी सास कमरे में आई थी तो उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि आज तक तो वो इसे पति पत्नी के बीच की नोकझोंक समझ रही थी। अब वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसकी नजर खून से भरे बिस्तर पर जाती है, जिससे अब वो और भी डर जाती है। अब वो जल्द ही वैष्णवी को कपड़े पहनाती है और अपने पति के साथ एक जान पहचान के हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। एक भेड़िए की हवस एक माँ को तो घायल करती ही है, लेकिन साथ ही अपने स्वयं के अंश का भी वध कर देती है। एक मासूम भ्रूण की हत्या उसी के पिता द्वारा की जाती है। कोई पुलिस केस न बने इसलिए पैसे से सभी को चुप करा दिया जाता है। वैष्णवी बेचारी खाली हाथ घर लौट आती है, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई भी नहीं है। उसे उम्मीद थी कि एक औरत होने के नाते उसकी सास उसके दुख को अवश्य समझेगी, लेकिन वहाँ से भी वैष्णवी को निराशा ही हाथ लगती है। उसकी सास उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, देखो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन जैसा भी है वो तुम्हारा पति ही है।
घर की बातों को बाहर या अपने मायके में किसी के सामने मत करना और पुरानी बातें भूलकर एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करो। मैंने अनिल से बात की है, उसे भी बहुत पछतावा है इस बात का और उसने वादा भी किया है कि आगे से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। आगे तुम्हारी इच्छा बेटी, ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और रह जाती है समाज के बंधनों में जकड़ी हुई वैष्णवी। तभी उसे उसकी बचपन की सहेली पूजा का फोन आता है और अब वैष्णवी से बर्दाश्त नहीं होता। वो रोते हुए सारी बात बता देती है। पूजा अब उसे गुस्से में कहती है, वैष्णवी तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो सब? मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम थोड़ा हौसला दिखाओ। नहीं पूजा, बस मुझे इन्हें आखिरी मौका देना है। अगर इस बार भी ये नहीं सुधरे तो फिर मैं इनके खिलाफ पुलिस में जाऊंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। ये कहकर वैष्णवी फोन रख देती है और उम्मीद लगाए बैठी है कि अपने बच्चे को खोकर ये बदल गए होंगे। कुछ दिन फिर ठीक गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अब एक ऐसी भयानक रात आने वाली थी जिसकी कल्पना वैष्णवी ने भी नहीं की होगी। आज वैष्णवी के सास ससुर किसी काम से बाहर गए हैं और वैष्णवी घर में अकेली है। रात के 10 बजे हैं और वैष्णवी अनिल का इंतजार कर रही है। अब अनिल घर तो आता है, लेकिन अकेले नहीं, साथ में एक खूबसूरत लड़की भी होती है। वैष्णवी उससे पूछती है, ये कौन है जी? ये आज रात के लिए मेरी पत्नी है और अब तुम जाओ और जाकर हमारे लिए खाना गर्म करो। ये कहकर वो उस लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है। इस बार वैष्णवी से बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधे कमरे में चली जाती है। वो अनिल से कहती है, आप बाहर कुछ भी करो, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे ही कमरे में किसी और औरत को लाने का आपको कोई हक नहीं है। और वैष्णवी उस लड़की का हाथ पकड़कर मुख्य द्वार तक ले जाती है और जब तक कि अनिल आता है उसे घर से बाहर धक्का दे देती है। अब वैष्णवी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है और देखती है सामने अनिल गुस्से में खड़ा है। अब वैष्णवी उसे अनदेखा करके रसोई की तरफ जाने लगती है तो अनिल उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाता है। अब अनिल उसे कहता है, जो तूने आज किया है उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। यह कहकर वो वैष्णवी को जबरदस्ती किस करने लगता है तो वो उसे दूर धक्का देती है और कहती है, देखिए आज तक मैंने सब कुछ खामोशी से सहन किया, लेकिन अब नहीं, मेरी मर्जी के बिना आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अनिल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब वैष्णवी का दुपट्टा उतारकर फेंक देता है और कहता है, जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगा। तुम्हें मैं ब्याह कर इसलिए नहीं लाया कि तुम मुझे नखरे दिखाओ। जब मेरा मन होगा तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। ये कहकर वो वैष्णवी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वैष्णवी एक बार फिर से विरोध करती है। अब अनिल उसे मजबूती के साथ उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ता है। लेकिन इस बार वैष्णवी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानती और अपना घुटना जोर से उसके पेट पर मारती है। अनिल जो कि वहशी बन चुका है, उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अब वैष्णवी से बदला लेने के लिए उसके शरीर के हर हिस्से पर काटने लगता है, जिसकी वजह से वैष्णवी चीखने लगती है। अब अनिल पास ही पड़े उसके दुपट्टे से उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध देता है और मुंह में अपना रुमाल ठूस देता है कि जिससे वो चीख ना पाए। अनिल अब उससे कहता है, तेरी पहली गलती ये है कि तूने उस लड़की को बाहर निकाल दिया और दूसरी ये कि फिर खुद भी मेरे पास नहीं आई। अब इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ये कहकर वो वैष्णवी की गर्दन पर बुरी तरह से दांतों से काटता है। इतनी बुरी तरह की रुमाल ठूसने के बावजूद भी उसकी दबी हुई चीखों की आवाज आसानी से सुनाई दे रही है। इस तरह अपना बदला लेने के लिए अनिल कई बार उसे बुरी तरह काटता है और फिर बुरी तरह ही उसका बलात्कार भी करता है। अब वो उसके मुंह से कपड़ा निकालते हुए कहता है, क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? जो उस लड़की के साथ करना था वो तुम्हारे साथ कर लिया। वैष्णवी अब कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है। अनिल भी अब उसके हाथ खोलकर आराम से सो जाता है। अब वैष्णवी बाहर जाती है और पूजा को फोन करती है। पूजा उसे तभी लेने आ जाती है और सबसे पहले सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसका मेडिकल करवाती है। उसके बाद उसी समय वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। इस तरह वैष्णवी अपनी दर्द भरी कहानी सुनीता को सुनाती है। जब तक समय भी सुबह के 4 बज चुके हैं, उसकी बातें सुनकर सुनीता की भी आंखें भर आती हैं और वो अब उन तीनों के लिए चाय मंगवाती है। कुछ देर वहाँ पर सन्नाटा रहता है और सुनीता कुछ सोच में डूबी हुई है। तीनों अपनी अपनी चाय खत्म करते हैं
और पूजा पूछती है, क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? सुनीता कहती है, जो मैं आपको कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। अब सुनीता कहती है, देखिए, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ आपका केस मजबूत हो, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि अगर आप अपने पति के ऊपर रेप का मुकदमा चलाती हैं तो आपका केस बहुत कमजोर हो जाएगा। पूजा और वैष्णवी ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और पूजा कहती है, ये आप क्या कह रही हैं मैडम, जब रेप रोज हो रहा है तो उसे बताना भी तो पड़ेगा। अब सुनीता कहती है, ये लीजिए कार्ड, ये मिस मालती का नंबर है जो आज तक बलात्कार का एक भी केस नहीं हारी हैं। मैं चाहती हूँ आप एक बार उनसे मिल लीजिए, वो आपको अच्छे से बता पाएंगी कि क्यों हमारे भारत में पति द्वारा किए गए बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाता है। जब तक मैं आपके केस को मजबूत करने के लिए इसमें और भी धाराएं लगाकर चार्जशीट तैयार करती हूँ। जी ठीक है, ये कहकर पूजा वैष्णवी को लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों ही थककर सो जाती हैं। अब सुबह के 10 बजे दोनों नहाकर एडवोकेट मिस मालती से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंच जाती हैं। सुनीता ने पहले ही उनसे बात की हुई थी, इसलिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई उनसे मिलने में। मिस मालती लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच की उम्र की होंगी। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उन दोनों को बैठने को कहती है और अभी तक की वैष्णवी की सारी बात विस्तार से सुनती है। अब मिस मालती कहती है, देखिए, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। आपको सुनीता ने बिल्कुल सही बात बताई है कि अगर आप अपने पति पर बलात्कार की धारा लगवाती हैं तो केस मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाएगा। अब वैष्णवी पूछती है, लेकिन क्यों मैडम, जब मेरे साथ हर रोज बलात्कार हुआ तो मेरा केस कमजोर क्यों हो जाएगा? अब मालती कहती है, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर फैसला लेने की सोचिए। वो इसलिए क्योंकि वर्तमान में विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार का अपराध घोषित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत विश्व के उन 36 देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार को आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में कई बड़े संशोधन किए गए हैं, परंतु वैवाहिक बलात्कार का अपराध की श्रेणी में न होना महिलाओं की गरिमा और उनके मानव अधिकारों का अवमूल्यन करता है। इसलिए अगर आप इसे बलात्कार का केस बनाना चाहती हैं तो ये कमजोर हो जाएगा। अब वैष्णवी को बहुत गुस्सा आता है और वो मालती से कहती है, इसका मतलब ये कि हमारे देश का कानून खुद पुरुषों को ये हक देता है कि वो जब चाहे अपनी पत्नी के साथ बलात्कार कर सके, क्योंकि उन्हें शादी के नाम का सर्टिफिकेट जो मिल चुका है। मिस मालती कहती हैं, जी आप ऐसा ही समझ लीजिए, जब तक हमारे देश में भी वैवाहिक बलात्कार एक अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता तब तक पुरुष अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। अब वैष्णवी कहती है, चाहे ये समाज और हमारे देश का कानून भी उनके साथ हो, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अनिल को सजा दिलवाकर ही रहूंगी। मिस मालती और वैष्णवी से कहती हैं, देखिए, ये जरूरी नहीं कि अगर हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार अपराध घोषित नहीं हुआ हो तो और कोई रास्ता नहीं बचता हमारे पास, इसमें हम और भी बहुत सी धाराएं लगवा सकते हैं। हम आपके पति पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के कानून के अंतर्गत केस चलाएंगे। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अदालत में जज के समक्ष स्वयं एवं वकील द्वारा कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकती है। हम आपके पति पर शारीरिक हिंसा और मौखिक हिंसा का मुकदमा चला सकते हैं और साथ ही तलाक के लिए अर्जी भी डाल देंगे। ये केस महिलाओं के लिए सबसे मजबूत सहारा है जो संविधान ने उन्हें दिया है। मिस मालती की बात अब वैष्णवी और पूजा को समझ आ जाती है कि अगर हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं भी है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तब महिलाएं घरेलू हिंसा का मुकदमा चला सकती हैं। अब सुनीता ने और मालती ने मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया और तब अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वैष्णवी के शरीर का एक एक घाव अनिल की दरिंदगी की गवाही दे रहा था। साथ ही पूजा एक डॉक्टर भी थी तो उसने उस अस्पताल से भी सभी रिपोर्ट्स ले ली जिस अस्पताल में वैष्णवी का अबॉर्शन हुआ था। अब अनिल के खिलाफ और भी मजबूत केस बन गया जिसमें उस पर भ्रूण हत्या का भी केस चला। समय के साथ केस चलने लगा। साथ ही पूजा ने वैष्णवी को अपने ही घर में आश्रय दे दिया। पूजा के माँ बाप वैष्णवी को अपनी ही बेटी की तरह
मानने लगे। वैष्णवी ने पूजा के अस्पताल में ही रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली और साथ ही पढ़ाई भी चालू रखी। अब कुछ समय पश्चात केस का नतीजा वैष्णवी के पक्ष में आया और उसे भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा के इल्जाम में 2 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया गया। दोनों का तलाक भी हो गया, जिससे वैष्णवी खुद को अब आज़ाद महसूस करने लगी। वो अब एक नरक की जिंदगी से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रही थी। धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगा और अब पढ़ाई पूरी करके वैष्णवी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब समय भी अपनी रफ्तार से चलने लगा और अब वैष्णवी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पूजा ने और उसके घर वालों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, उसकी हर तरह से सहायता की। आज पूजा का घर फूलों से सजा हुआ है और चारों ओर रौनक ही रौनक है, क्योंकि आज पूजा और उसकी सबसे खास सहेली वैष्णवी दोनों का ही विवाह हो रहा है, वो भी अपने मन के जीवन साथी के साथ। हमारे भारत की अधिकतर लड़कियां ये सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं कि अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या हो सकता है, अब तो जो भी है पति ही है, अगर इन्हें छोड़ दिया तो कौन संभालेगा, मायके पर बोझ बन जाऊंगी, सभी बुरी नज़र से देखेंगे, समाज क्या कहेगा, बच्चे हो जाएंगे तो अपने आप पति भी चाहने लगेगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, एक बेटा दे दूं पति को, फिर तो वो मुझे पलकों पर बिठाकर रखेंगे, जाएंगे कहाँ बुढ़ापे में तो मेरे पास ही आएंगे ना। भगवान के लिए इन सब बातों से बाहर निकलिए, ज़िंदगी बहुत लंबी है और किस्मत से मिली है आपको, तो इसे यूं ना गवाइए। उठिए और कोई हो चाहे ना हो, लेकिन खुद के लिए लड़िए। हमारे देश में भी अब बहुत सारे कानून हैं जो औरतों की स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपके दिल को छू गई होगी। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी कहानियाँ, कथाएँ अच्छी लगती हैं तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।